हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज आपका अपने स्वागत है। और आज इस क्लास में आपका जो 12th क्लास में सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट है, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है जिसे आप कर चुके हो, उसकी आपकी 6 वीडियो डली हुई हैं। आप उन्हें दे सकते हो 12th क्लास यूपी बोर्ड मैथ में जाकर। इसके बाद इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है 6.2, यानी कि इस चैप्टर में आपकी 3 एक्सरसाइज है और तीनों में से एक एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है, यानी कि 3 क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। मैं आपको बार बार मैंने बताया है, इस चैप्टर के क्वेश्चनों को बच्चे करने में दिक्कत करते हैं, तो पहली एक्सरसाइज में किसी से कोई दिक्कत हो पूछ सकता है। आज आपकी जो एक्सरसाइज है 6.2, इसका फर्स्ट लेक्चर है और इसमें आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? उस टॉपिक का नाम है आपका वर्धमान एवं ह्रासमान। ये आपका टॉपिक है। अब वर्धमान और ह्रासमान होते क्या हैं? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोलते हैं इंग्लिश में। फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, क्यों होता है, सबसे पहले तो ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इंक्रीजिंग होता क्या है, जो आपको स्कूल में कहीं पे भी कोई नहीं बताएगा कि होता क्यों है और होता क्या है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, तो क्या होता है समझो। क्वेश्चन तो वैसे नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये समझना जरूरी है कि होता क्यों है और किस किस कंडीशन पे आपका वर्धमान और ह्रासमान हो सकता है फलन। ठीक है, तो देखते हैं। वर्धमान का मतलब होता है अधिक होना, बढ़ना, और ह्रासमान क्या होता है? घटना, यानी कि कम होना। ठीक है, अगर आप बढ़ रहे हो तो वो वर्धमान है, आप घट रहे हो तो वो ह्रासमान है। ठीक है, आपके पास पहले आपको 10,000 रुपये मिल रहे, फिर आपको मिलने चालू हो गए 20,000, फिर आपको मिलने चालू हो गए 50,000, फिर आपको मिलने हो गए 1,00,000। तो बोलो क्या हो रहा है आपका? वर्धमान ह्रासमान? वर्धमान हो रहा है, इंक्रीजिंग है फंक्शन आपका। उस समय पर फंक्शन आपका वर्धमान होता है, इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता है। और पहले आपको मिल रहे 1,00,000, फिर मिलने लगे 50,000, फिर मिलने लगे 10,000, फिर मिलने लगे 5,000। तो क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रही है आपकी इनकम, यानी कि क्या हो रहा है? ह्रासमान हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो ये कंडीशन होती है आपकी वर्धमान और ह्रासमान की। तो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। समझ में आया क्या होता है वर्धमान ह्रासमान? ठीक है, तो अब मैं आपको ग्राफ के माध्यम से इसे बताता हूं कि ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार आप वर्धमान ह्रासमान निकालोगे और क्वेश्चन भी आप करोगे। तो देखिए ध्यान से, ये आपके पास मैंने 4 ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये फर्स्ट ग्राफ है, ये आपके पास सेकंड ग्राफ है, ये आपके पास थर्ड ग्राफ है और ये आपके पास फोर्थ ग्राफ है। ठीक है, इन्हें एक्स और वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई। ठीक, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई अक्ष है। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले तो ये आप पता कैसे लगाते हो कि भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि वर्धमान और ह्रासमान होते क्या है। जब तक ये पता नहीं लगा पाओगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाते। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के जो आपके चैप्टर में क्वेश्चन है उन्हें करना तो आसान है आपका, उन्हें करोगे तो आपका आसान होगा, लेकिन उन्हें पता लगाना वो यहां देखिए। ये आपके मैंने 4 ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कि भाई ये ग्राफ जो मैं आपको बना रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। इस ग्राफ में आपने पढ़ा होगा प्रवणता, पढ़िए प्रवणता। ये आपका एक ग्राफ बनाया है मैंने, स्लोप यानी कि कर्व के रूप का। अब वो आपका देखो कर्व भी हो सकता है, यानी कि वक्र भी हो सकता है, सीधी लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ग्राफ में। तो ग्राफ तो ग्राफ है, वक्र तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप में हो सकता है। ये एक वक्र है। तो आपने क्या देख रहे हो यहां पर कि इस वक्र में
ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, ये मान लो एक्स एक्सिस पे आपका 2 है, तो यहां पर आपका वाई भी कुछ है, मान लो वाई भी 2 है, चलो मान लेते हैं। अगर यहां पे एक्स आपका 3 है, तो बोलिए वाई भी क्या हुआ है, कुछ ही मान लो वाई 2.5 है, 2 है, 3 है, तो कुछ भी लो, मर्जी है, मान लो चलो ये भी 3 लिया हमने। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। अगर x2 y2 x3 y3 है, यानी जैसे जैसे आप x बढ़ रहे हो, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तो ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वर्धमान है। क्या है ये, वर्धमान। यानी कि अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये वर्धमान है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मान लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, तो इसके किसी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मींस प्रवणता, स्लोप, सॉरी, वो टेंजेंट स्पर्श रेखा। ये आपकी इस पॉइंट पे मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। ये एक स्पर्श रेखा हमने खींची। क्या है ये, एक स्पर्श रेखा। क्वेश्चन तो हो जाएंगे, पहले समझ लो होता क्या है। ये एक स्पर्श रेखा है, क्लियर। और इस स्पर्श रेखा की अगर आप, मैं इसे पूरा जो एक्स एक्सिस तक इसको मैं बढ़ाता हूं, तो आप क्या देखोगे, ये एक्स आपने देखिए एक 11th क्लास में एक चैप्टर था मैथ में ही, जिसका नाम था क्या, रेखा। पढ़ी थी आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में, सॉरी, मैथ में एक चैप्टर था रेखा, ठीक है, जिसमें आपने प्रवणताएं निकाली थी प्रवणता निकाली थी। वहां पे नहीं सीखी आपने कहीं भी, 11th क्लास में थी, इसका मतलब आपने पढ़े नहीं ढंग से। अरे मेरे ख्याल से बहुत नहीं, तो 11th क्लास का मैथ ही ना पढ़ा दिखे पूरा, है ना। है तो 11th क्लास में था एक स्लोप, प्रवणता क्या होती है, कैसे निकलती है, क्या होती है प्रवणता, ये भी नहीं पढ़ा, बताओ आपने। हालांकि यहाँ पे इसकी इतनी आवश्यकता है, लेकिन ये समझाने के लिए वर्धमान ह्रासमान समझना है। ये तो मैं आपको समझो, क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे, अरे नहीं हो जाएंगे, वैसे ही खाते पीते हो जाएंगे, चलते फिरते हो जाएंगे क्वेश्चन का, लेकिन ये समझना है कि होता क्या है, वर्धमान ह्रासमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। स्कूल में इन बातों को कोई नहीं बताएगा आपको, केवल डायरेक्ट क्या होंगे क्वेश्चन। देखो यहां पे, अब ये जो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से एक कोण बना रही है, कुछ भी कोण है, मतलब थीटा है या नहीं है। हम जो वहां पे प्रवणता निकालते थे, वो एक्स अक्ष की धन दिशा से बने कोण से निकालते थे, और प्रवणता का सूत्र होता है, इसे भी समझ लीजिए, प्रवणता को हम m से प्रदर्शित करते थे, और इसका सूत्र होता था tan थीटा। ये होता है प्रवणता किसी रेखा की। हमें इस रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो वो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, धनात्मक दिशा से। इस दिशा से बनना चाहिए कोण, किसी और दिशा से नहीं। एक्स अक्ष की कौन सी दिशा से कोण होना चाहिए, वो धनात्मक दिशा से। तो ये धनात्मक दिशा से थीटा कोण बना रही है, तो प्रवणता मान लो ये इसकी धनात्मक दिशा से 45 अंश का कोण बनाती है, तो आपकी प्रवणता क्या होती, बोलिए tan 45, यानी कि 1/√2। तो जो इसकी प्रवणता निकल के आती वो 1/√2 होती आपकी, क्लियर। तो ये प्रवणता होती है आपकी। अब यहां पर बात आती है कि यदि आपकी जो प्रवणता है, और प्रवणता अवकलन में प्रवणता है, कैसे निकालते हैं ये भी समझ लो। अवकलन में जो प्रवणता होती है वो होती है फंक्शन का अवकलन, यानी कि y डैश, या अगर फंक्शन f(x) रूप में तो f डैश x, ये आपकी प्रवणता होती है। अवकलन में प्रवणता इस तरह से निकलती है आपकी, ठीक है, ये प्रवणता होती है। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि यदि प्रवणता, क्या प्रवणता f डैश x वो 0 से ज्यादा है, क्या है, 0 से अधिक है,
तो जो एफ एक्स फलन होगा वर्धमान होगा। क्या होगा? वर्धमान। यदि पॉजिटिव आता है एफ डैश एक्स, एक्स के किसी भी मान के लिए, है ना, एक्स के किसी भी मान के लिए, यानी कि एक्स के मान के लिए जो एक्स का मान आप उसमें रखोगे और उस पर अगर एफ डैश एक्स 0 से ज्यादा है, कहने का मतलब है धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है। 0 से ज्यादा कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव होते हैं, जो धनात्मक होते हैं वो 0 से अधिक होते हैं। उस समय पे आपका जो फलन होगा एफ एक्स क्या कहा जाता है? वर्धमान। अब इस पे वर्धमान क्या होगा? बल्कि इसे वर्धमान नहीं कहते, निरंतर वर्धमान कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। एफ एक्स निरंतर वर्धमान होगा। क्लियर? अब इस पे वर्धमान क्यों? देखिए ध्यान से। आप जानते हो इस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए जो x की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, वो कंटिन्यू क्या है आपकी? बोलिए। 90 से क्या होगी? कम होगी। 90 से क्या होगी? कम होगी। जो आपका थीटा की वैल्यू है वो लेस देन क्या है? 90 से कम होगी। सही है? देख लीजिए आप। 90 तो तब बनता जब ऐसे होती है, 90 से कम होगी। और 90 से आप कम 30 हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, 60 हो। 10 60 की वैल्यू क्या होगी? प्लस आएगी। 10 30 की वैल्यू क्या होगी? प्लस आएगी। समझ लो, यहां पे 10 90 से कम कोई भी वैल्यू रख लो, प्लस ही आएगा। इसलिए आपकी जो एफ एक्स है वो निरंतर क्या होगा? वर्धमान होगा इस कंडीशन में। दूसरा पॉइंट क्या है? अब दूसरी ग्राफ में समझ गए। यहां पे अगर 90 से कम है तो फलन सदैव क्या होगा? निरंतर वर्धमान होगा, क्योंकि ऑलवेज प्रवणता जो होगी एफ डैश जो होगा, जिसे हम प्रवणता कहते हैं, वो ऑलवेज क्या होगा? आपका धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। एफ एक्स क्या होगी? प्रवणता क्या होगी आपकी? धनात्मक होगी। यानी कि इस कंडीशन समझते हैं, जो प्रवणता है वो क्या होगी आपकी? प्रवणता आपकी होगी प्लस, धनात्मक, पॉजिटिव होगी। प्रवणता धनात्मक आएगी आपकी। और यहां पर आप चेक कीजिए जरा, यहां पर क्या देखते हो? अब मैंने क्या करा, ध्यान से देखो। पहले आप यही है, चलता ऐसे ही रहा है, लेकिन यहां पे ताकतवर आदमी यहां चल रहा है कंटिन्यू। अब थोड़ा कमजोर चल रहा है, कमजोर। तो विचार चल चल तो भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी, रुक गया, सस्ता लगा, है ना? तो फिर क्या करें? वहां पे थोड़ा रेस्ट करेगा वो। यानी कि वो चल रहा था, ये ग्राफ आपका चल रहा था कंटिन्यू, ठीक। लेकिन यहाँ क्या लगने लगी? प्यास, थोड़ा रुक गया, सस्ता लगा, खाना खाने लगा, बैठ के कुछ भी करने लगा ये। तो यहाँ पे रुका। अब रुकने के बाद कुछ टाइम उसमें कैसे जाएगा? उसी जगह पे जाएगा जहां पे वो है। क्लियर है भाई? आप रुक गए कहीं पे, आप गाजियाबाद जा रहे हो, बीच में कहीं भंडारा चल रहा है, अब आप भंडारा खाने रुक गए मान लो, तो वहां कुछ तो टाइम दोगे आप। मान लो आप 10 बजे करेक्ट उस भंडारे में बैठे खाने के लिए, पलाथी मार के खाने बैठ गए, तो क्या तुम गए लिखा के उठ जाओगे? नहीं, वहां पे 10-15 मिनट आप उसी एक स्थान पर रहोगे ना, वहां से आपकी पोजीशन तो चेंज नहीं होगी ना। तो कहने का मतलब है इसी कंडीशन पे वो कंटिन्यू इसी कंडीशन पे कुछ समय तक रहता है। आई बात समझ में? कैसे रहेगा? इसी पोजीशन पे कंटिन्यू रहेगा वो। तो क्या बन जाएगी? एक सीधी लाइन। और फिर वो चल देगा, खाना खाया, जान आ गई उसमें, और फिर चल दिया आगे के लिए। फिर सस्तान लग गया, फिर कहीं का, अब कहीं रुआवजा का पानी बन रहा है, गर्मी पड़ रही, फिर रुक गया, फिर पानी पीने लग गया भाई, फिर कुछ समय बिताया, फिर चलने लग गया। यानी क्या हो रहा है? इंक्रीज, यानी कि वर्धमानता हो रहा है, बढ़ता रहा है ग्राफ, लेकिन रुक रुक के बढ़ रहा है, स्टॉप कंडीशन में है, सस्ता सस्ता के चल रहा है ना? यानी कि ग्राफ कंटिन्यू इंक्रीजिंग है, यानी कि निरंतर नहीं बोल सकते, अब इसको कंटिन्यू नहीं बोल सकते, स्टॉपिंग कंडीशन में भी आता है।
यानी कि इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ग्राफ तो आपका इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, चेक कर लो, ग्राफ तो यही है ग्राफ तो। बट कंडीशन क्या है उसकी कंडीशन अगर आप देखोगे तो रुक रुक के चलता है, वो रेस्ट लेता है, इसलिए वो निरंतर नहीं है, निरंतर वर्ड हट जाएगा, केवल क्या होगा, वर्धमान होगा। यानी कि कंडीशन ये है कि जो प्रवणता होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, वो प्रवणता आपकी होगी तो पॉजिटिव ही, प्रवणता कैसी होगी, धनात्मक ही होगी। बट जो आपका एफ डैश एक्स होगा, यानी कि जो थीटा की वैल्यू होगी, ओ सॉरी, ये थीटा मैंने 90 से इसमें ज्यादा लिख दिया है, आपने ध्यान नहीं दिलाया, 90 से क्या होगा, ये कम बताया ना मैंने, कौन 90 से कम होगा, इसे आप ध्यान दिला देते, मैंने बोला था 90 से कम ही है, लेकिन थोड़ा साइन गलत लग चुका था यहाँ पे, कोई नहीं। अब ये जो थीटा की वैल्यू है वो 90 से कम होगी, बट आप देख रहे हो इस कंडीशन पर ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपका जो एक्स अक्ष है और ये बताओ कितना कौन है, क्या है, एक दूसरे के ये समांतर है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक दूसरे के समांतर हैं, और समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है, 0। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। आई बास में तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 90 या तो 90 से कम होगी, या लिख सकते हैं 0 हो सकती है, और 0 से ज्यादा भी हो सकती है एफ एक्स। यानी कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, जो आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू है, वो क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, है ना, क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, तब आपका निरंतर वर्धमान नहीं होगा, केवल क्या होगा, वर्धमान। निरंतर थोड़ी ना बढ़ रहा है, ये रुक रुक के बढ़ता है, इसलिए निरंतर वर्ड हट जाएगा, केवल आपका क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में एफ डैश एक्स की वैल्यू आपकी जो है ज्यादा होगी 0 से, और 0 के बराबर भी होगी। सही है, गलत है, क्योंकि tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहां पे आपका बराबर का साइन और आ जाता है। क्यों आया बराबर का साइन, क्योंकि 0 भी होगा इस कंडीशन पे, ये इसके समांतर, तो कौन क्या होगा, समांतर है, इसलिए क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और tan 0 यहां पे 0 की है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसलिए आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी। तब आपका जो एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा। उस कंडीशन पे एफ एक्स फलन क्या होगा, आपका वर्धमान होगा। पता पड़ी क्यों है वर्धमान, केवल इसमें निरंतर क्यों है, क्योंकि कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसमें कंटिन्यू नहीं है, रुक रुक के, भूख लगी, कहीं प्यास लगी, वहीं रुक जा, जहां कुछ मिले देखे खाने को। अब आते तीसरे पे, अब तीसरे पे आइए भैया, हार्स मान आएगा। तो इसमें आप देखते हो भाई कि कंडीशन क्या है, इसमें ये इस तरह से है, ध्यान से देखो, अगर आप नीचे आ रहे हो तो एक्स पे तो आप देखो वाई तो घट रहा है, चेक कर लो, ये देखिए आप, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ह्रासमान हो रहा है, घट रहा है ना, एक बढ़ा रहे हो तो एक घट रहा है। देखिए आप ऐसे आ रहे हो, नीचे आओगे तो ये आगे बढ़ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आप देखोगे इस पे आप कोई स्पर्श रेखा खींचोगे, तो इसके इस पॉइंट पे स्पर्शिका खींचोगे, आपने फिजिक्स में भी मैंने बताया था, स्पर्शिका खींच के दिखाई थी किसी कर्व के ऊपर, किसी वक्र के ऊपर, तो ये आपकी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। और मैंने बताया था आपको, हम प्रवणता के लिए जो थीटा लेते हैं, एक्स अक्ष की कौन सी दिशा से लेते हैं, धनात्मक दिशा से लेते हैं। तो इसकी धनात्मक दिशा तो ये है भाई, एक्स अक्ष तो आपका ये है, तो धनात्मक दिशा ये हुई, तो ये होगा इसका कोण।
थीटा। अब बताइए 90 से कम है 90 से ज्यादा है? 90 से ज्यादा होगा, है ना, है 90 से ज्यादा होगा। यानी कि इस कंडीशन में जो आपकी प्रवणता है m, जिसे f डैश x कहते हैं, वो आपकी अब क्या होगी? अब वो धनात्मक नहीं होगी, अब वो क्या होगी? आपकी ऋणात्मक होगी। क्यों होगी ऋणात्मक? ये भी बताइए। रखिए वैल्यू 90 से ज्यादा है, आपने सबने त्रिकोणमिति पढ़ी हुई है। क्यों होगी ज्यादा, क्यों होगी कम? 90 से, 90 से ज्यादा तो है, ठीक है। एफ एक्स ऋणात्मक होगा, क्यों? क्योंकि जो आपकी थीटा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 90 होगी। क्या होगी? ग्रेटर देन 90 होगी, 90 से ज्यादा होगी, ठीक है। और इसमें थीटा की वैल्यू 0 भी होगी, 0 के इक्वल भी होगी, है ना, एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो उस कंडीशन में आपका जो एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो कम होगी 0 से। क्यों होगी कम? अभी बताता हूं मैं आपको कम क्यों होगी। मान लीजिए 90 से ज्यादा आपने 120 ले लिया, क्या लिया? 120 डिग्री। तो यहां पे प्रवणता में वैल्यू रखिए, बोलिए। मैं लेता हूं m, प्रवणता निकालते हैं इसके लिए। 90 से ज्यादा वैल्यू ली हमने 120, तो बोलिए प्रवणता क्या होती है? m बराबर tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आपने ली 120 डिग्री। आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है सभी ने, तो बोलिए 120 को क्या कर सकते हैं? tan 90 प्लस 30, और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? बोलिए माइनस कॉट थीटा। क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। यानी कि कॉट 30 माइनस के होंगे, और माइनस कॉट 30 का मान कितना होता है? बोलिए कॉट 30 का मान होता है 1/√3। तो बोलो कैसी आई? ऋणात्मक। यानी कि इस कंडीशन में आपका जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो 0 से कम आएगी, और 0 से कम कौन होते हैं? नेगेटिव। यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, कोई वैल्यू रख लीजिए आप, कोई भी वैल्यू 90 से ज्यादा, वो डिक्रीज ही होगा, कम ही होगा एफ डैश एक्स 0 से। आप चेक कर लो, हमने यहां पे 120 लिया, और tan 120 प्लस 90 प्लस 30, और tan 90 प्लस क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। तो क्या है? माइनस आया। हमें तो माइनस प्लस से मतलब होता है भैया, तो यहां माइनस में आता है, और जब माइनस में आता है तो 0 से कम होते हैं, और जब 0 से कम होगा तो आपका वर्धमान नहीं है, वो ऋणात्मक आ रहा है प्रवणता, तो आपका फलन क्या होगा? निरंतर क्या होगा? हार्समान होगा। अतः एफ एक्स फलन जो है निरंतर हार्समान होगा। हार्समान होगा आपका जो फलन है निरंतर। ये बात आई समझ सभी के? अब आती है फोर्थ कंडीशन, आपकी चौथी कंडीशन, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे हो? वही जो इसमें हुआ। अब यू भी बेचारा यहां भी लगने लगी प्यास और भूख दबा के, अब यू भी रुकेगा कहीं भी, क्या मैं भी सस्ता हूंगा भाई। तो यू क्या कर रहा है? यहां से चला, लगी प्यास, प्यास लगती कैसे लगेगा वो? अब इस तरीके से सीधी लाइन में, पहले कर्व बनाते हैं इस तरीके से, उसे लगी प्यास, ये चला भाई, फिर रोटी खा ली, पानी पी लिया, फिर चल दिया कंटिन्यू, फिर लगी प्यास, अब फिर चल दिया सीधा। तो क्या देख रहे हो? और फिर चल दिया। तो क्या हो रहा है? डिक्रीज तो हो रहा है, परंतु कहीं कहीं पे क्या लेता है? वो रेस्ट लेता है, आराम करता है। तो उस कंडीशन में क्या बनता है? 0। क्या बनता है? वो 0, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब 0 होगा तो कंडीशन ये बनेगी अपोजिट। यानी कि इस समय पे जो आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन बनती है। तो यहां पे निरंतर हास्यमान है, लेकिन यहां पे क्या होगा? आपका निरंतर क्या होगा? निरंतर नहीं होगा, हास्यमान होगा केवल। तो एफ डैश एक्स
एफ एक्स जो फलन है वो क्या होगा आपका, हार्समान होगा। तो ये इस तरह से हम पता लगाते हैं कि फलन कब वर्धमान होता है और कब हार्समान होता है। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू एक्स के किसी फलन के लिए, एक्स की वैल्यू आएंगे आपकी, एक्स के किसी फलन के लिए वो धनात्मक है तो फलन आपका वर्धमान होगा, और एक्स के किसी मान के लिए अगर वो हार्समान नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो फलन क्या होगा आपका, हार्समान होता है। तो ये आप पॉइंट आपको याद रखने हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है कुछ भी, तो इसे नोट्स कीजिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया है वर्धमान कब होता है कोई फलन, जब प्रवणता जिसे बोलते हैं एफ डैश एक्स प्रथम अवकलन आपका अगर 0 से ज्यादा है तो फलन क्या होता है आपका, वर्धमान होता है, और 0 से कम है यानी कि माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो उस समय पे आपका फलन क्या माना जाता है, उस समय पे आपका फलन होता है हार्समान। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है क्वेश्चन में, सिद्ध करना है आर पर। आर क्या है, आर होते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर कौन से होंगे आपके, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, -2 भी हो सकता है, +1 भी होता है। तो रियल नंबर आर के लिए, हर रियल नंबर के लिए ये जो फलन दिया हुआ है ये निरंतर वर्धमान है। मैंने आपके ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझाया था वर्धमान क्या होता है, निरंतर वर्धमान क्या होता है, हार्समान क्या होता है, और निरंतर हार्समान क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आपको देखना है, आप जानते हो कि यदि नेगेटिव आता है तो हार्समान है एफ एक्स, एफ डैश एक्स, और यदि आपका पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, तो वो क्या है आपका वर्धमान। तो सबसे पहले आपको जो फलन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, आपको फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल 3x + 7, ये फलन आपके पास है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो बोलिए एफ डैश एक्स क्या होगा इसका, बोलिए d/dx आप करोगे 3x + 7, तो एफ डैश एक्स इक्वल 3x का अवकलन क्या होगा, बोलिए 3, और 7 का अवकलन क्या होगा 7। तो आपने ये एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली है, और इसे ही क्या बोलते हैं, प्रवणता। अब आपको देखना है कि आर का कोई भी मान रखिए, आर में यहां पे आप -1 रखिए, +1 रखिए, यानी कि आर के आप कोई भी मान इसमें रखिए। क्या इसमें x है, बताइए, क्या एफ डैश में x है, बोलिए भाई। आर आपके जो आर है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या होती है, इनमें आप x के प्लेस पे 1 रखिए, -1 रखिए, 2 रखिए, -3 रखिए, क्या इसमें यहां पे कोई इसका फर्क पड़ने वाला है, कोई चेंजिंग होने वाली है प्लस माइनस में, नहीं। क्यों, कारण बताइए, क्योंकि इसमें x ही नहीं है। जब x ही नहीं है तो कुछ भी ले लो, क्या ये नेगेटिव हो सकता है, क्या नहीं, ऑलवेज ये प्लस में है, ऑलवेज प्लस में ही होगा, क्योंकि हमें अगर यहाँ पर x की वैल्यू होती, x का पद होता, x होता, तो कुछ चेंजिंग हो सकती थी, लेकिन यहाँ पता x ही नहीं है, तो r की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, कोई भी रियल नंबर ले लो x के प्लेस पे, कोई भी, क्या इस पे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो यानी कि एफ डैश एक्स जो है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, ये कुछ भी रखोगे +3 ही रहना है, और वो धनात्मक है, धनात्मक का अर्थ हुआ वो 0 से ज्यादा है, और जब 0 से ज्यादा है तो फलन क्या होता है, बोलिए वर्धमान। अतः आर के प्रत्येक
मान के लिए फलन fx क्या है, वर्धमान है। क्लियर? क्योंकि ऑलवेज ये पॉजिटिव ही होगा, धनात्मक ही होगा, क्योंकि कुछ भी रख लीजिए इसमें x ही नहीं है। अगर x होता तो कुछ चेंजिंग हो सकती थी, बाकी ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होगा। और जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है तब फलन क्या होता है, हमारा वर्धमान होता है। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उस सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है आपका है, सिद्ध कीजिए R पर, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए R पर फलन fx बराबर e की 2x से प्रदत्त फलन, e की 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। ये आपका क्वेश्चन है कि ये वर्धमान है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष। तो देखोगे आपका जो फलन है fx बराबर आपको दिया हुआ है e की पावर 2x। तो आप इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष d अपॉन dx e की पावर 2x। f डैश x बराबर e की x का अवकलन क्या होता है, e की x, और फिर 2x का क्या होगा बोलिए, 2। ये आपका e की x का अवकलन आता है। ठीक है, अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें चेक करते यही है, कुछ और है, हाँ यही है। तो आप देखते हो x की वैल्यू आप इसमें कुछ भी रखिए। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है, अगर e की पावर कोई फलन है, चाहे e की x है या e की माइनस x है या e की माइनस 2x है या e की प्लस 2x, याद रखना ये नोट्स में, ये ऑलवेज, इसे e की x, इसे भी हम 1 अपॉन e की x ले सकते हैं। क्लियर? अपॉन में आगे जाएगी प्लस की, इसे 1 अपॉन e की 2x। तो आप क्या देखोगे कि e की x वाली जो टर्म होती है वो सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है वो, आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, अगर पावर में x है, किसी के भी पावर में घात में x है, तो सदैव धनात्मक होंगी, 0 से ज्यादा होती है। क्यों? अगर अंश में तो हर में ले आओ प्लस की हो जाएगी, और देखो आपने ये माइनस में है, अपॉन में ले आओ प्लस की हो जाएगी। अब x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, तो कहने का मतलब वो सदैव धनात्मक होती है। अब यहाँ पे आइए, आपने अवकलन किया, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखना, रखो। अगर अब यहाँ पे मान लो x बराबर आप रखते हो -1, तो क्या आएगा बोलिए, दिखाते हैं। यदि आपने इसमें रख के देखते हो x बराबर 1, तो यहाँ 1 रखो, बोलिए f डैश x क्या आएगा आपका, 2e की 2, धनात्मक आता है, प्लस में आता है, आता है प्लस में। अब एक माइनस रख के देखते हैं, आप रखिए x बराबर, देखो ये तो मैं आपको एग्जाम्पल ग्रुप में दिखा रहा हूं, ठीक है। यदि x बराबर आप -1 रखते हो तो रखो f डैश x बराबर, बोलिए 2e की -2 हो जाएगा, कि 1 है माइनस, और ये अपॉन में आके क्या हो जाएगी, e की 2। तो बोलो अब भी क्या, ये अब भी धनात्मक है, अब भी ग्रेटर देन 0 ही है 0 नहीं है ये। तो आपने क्या देखा कि ये सदैव फलन जो होगा वो कैसा होगा, वर्धमान, क्योंकि इसके आगे x नहीं है, अगर आगे x तो कुछ चेंजिंग हो सकती थी। तो आपने देखा कि f डैश x जो है वो ऑलवेज क्या आएगा आपका, बोलो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि r के किसी भी मान के लिए, r के किसी भी मान के लिए ये 0 होगा, लेकिन किसके लिए नहीं होगा, ठीक है, 0 होगा
किसी भी मान के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 है तो फलन क्या होगा आपका वर्धमान। अतः फलन f(x) वर्धमान होगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन नोट्स कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इसमें आप देखते हो, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर sin x, ये आपके पास फलन है। f(x) बराबर sin x, ये फलन आपके पास है। प्रदत्त फलन इस अंतराल पर वर्धमान है निरंतर, इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, और इस अंतराल में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो एक प्रकार से आपके 3 पार्ट है, इसके 3 क्वेश्चन ही हुए। तो किस प्रकार करते हैं देखिए। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, f' निकालना होगा। तो आपका जो f(x) है वो आपको दिया हुआ है sin x। इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो इसका अवकलन क्या होगा x के सापेक्ष, f' बराबर d/dx करोगे sin x। और sin x का अवकलन क्या होता है बोलिए, sin x का अवकलन क्या होता है cos x। ये आपके पास प्रवणता है, f' है, अवकलन है। अब इस अंतराल पे आप चेक कीजिए, 0 से π/2 के बीच में क्या आएंगे बोलिए, 0 से π/2। अगर इस अंतराल को आप देखते हो, जो आपका अंतराल है 0 से π/2, इस अंतराल में 45, भाई 0 से 90 के बीच 45, 60 आएंगे 30, कुछ भी इसमें रख कर देख लो आप। जो है x के प्लेस पर 45, 30, 60, 0 और 90 के बीच कोई भी आप वैल्यू रख कर देखो, इसमें पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आती है, चेक कीजिए। बोलिए हम रखते हैं इसमें 45 डिग्री x के प्लेस पर, तो बोलो cos x के प्लेस पर 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कैसी आ रही है बोलो, प्लस, धनात्मक है। 30 रखिए, f' 30 डिग्री, तो बोलिए cos 30 और cos 30 की वैल्यू √3/2 धनात्मक है। यानी कि आप 0 और 90 के बीच कोई भी वैल्यू रखो, क्या आएगी आपकी बोलिए, क्या आएगा, धनात्मक होगा, प्लस में होगा। यानी कि f' क्या होगा, धनात्मक। तो आप देखते हो, अतः f' जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 0 से ज्यादा आएगा। ये सब जो भी प्लस के साइन होते हैं, प्लस के नंबर होते हैं, वो 0 से ज्यादा होते हैं, और जो माइनस के नंबर होते हैं वो 0 होते हैं, ठीक है। और अगर 0 आ जाता है तो ना तो वर्धमान होता है, ना ही आपका ह्रासमान होता है। तो अब ये 0 से ग्रेटर है, तो अपने आप बताइए फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा, वर्धमान होगा। अतः अंतराल 0 to π/2 पर फलन क्या होगा आपका, वर्धमान होगा। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, क्लियर सभी के, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें। अब आते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, फलन। बोलिए अंतराल क्या है आपके पास, आपके पास अंतराल है क्या, π/2 to π। π/2 90 डिग्री, 90 डिग्री, और π 180, 90 और 180 के बीच में कोई भी ले लो। क्या लेना है बोलिए, आप 120 डिग्री ले लो, 135 डिग्री ले लो, कोई से भी ले लो बीच के, इन दोनों के बीच के, 90 और 180 के बीच के। और आपने पढ़ा 90 प्लस थीटा कॉस, यहाँ पे कॉस आया हुआ है, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पढ़ा है ना आपने। आप पढ़ चुके हो कि कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा होता है। ये तो मैं बता रहा हूं कि बताएंगे आवश्यकता नहीं है, आप दिखा सकते हो, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, 90 से ज्यादा और 180 कुछ भी लो, आपको 90 प्लस करना ही होगा।
अगर ठीक है ना, 90 प्लस करना होगा, 90 प्लस करते ही क्या हो जाएगा ये माइनस। अब आओ यहां पे, मान लीजिए आप इसमें x की वैल्यू 120 ले रहे हो, समझिए x की वैल्यू, तो बोलिए एफ डैश एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स है। क्या है एफ डैश एक्स आपका? कॉस एक्स। इसमें आप 120 की वैल्यू निकालो, तो कॉस 120 को सकते हैं 90 प्लस 30, क्लियर। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैसी आ रही है बोलो? माइनस में आ रही है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है। और जब ऋणात्मक होता है तब फलन क्या होता है आपका? हार्समान होता है। जब भी आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू ऋणात्मक आती है तो क्या होता है? वो हार्समान होता है फलन। अब आप इसमें से कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी वैल्यू आपको 90 प्लस करना होगा, और 90 प्लस क्या होता है? माइनस का साइन, यानी कि नेगेटिव ही आनी है। यानी कि आपने देखा कि एफ डैश एक्स की वैल्यू वो लेस देन होगी किससे? 0 से। तो एफ बोलिए फलन क्या होगा आपका? हार्समान। अतः अंतराल π/2 to पाई पर फलन क्या होगा? हार्समान, हार्समान होगा। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं, आए समझ में? क्लियर। अब आते हैं हमारा जो थर्ड अंतराल है, यानी इसका सी पार्ट है। उस सी पार्ट में आपको क्या गिवन है? 0 to अंतराल है आपके पास 0 to पाई, 0 और पाई के बीच, 0 और पाई में तो वर्धमान है 0, ये चेक करना जरा एक बार। 0 पाई में न तो वर्धमान है और न ही हार्समान है। एक बार चेक करना अपने बुक्स में। देखो, हाँ, अपने आप दिमाग लगाओ, कोई जरूरत नहीं करने की। आपने क्या देखा? 0 से π/2 पे आपका वर्धमान है, और π/2 से पाई आपका क्या है? हम जानते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से, आपने अभी सिद्ध किया है 0 से π/2 पर क्या है फलन? बोलिए वर्धमान है। और फिर π/2 से पाई, तथा अभी आप सिद्ध क्या है? π/2 से पाई पर फलन क्या है आपका? हार्समान है। ये आपने अभी सिद्ध किया है। इस अंतराल पे आपका वर्धमान है और इस अंतराल पर आपका हार्समान है। अब जो हमारा तीसरा अंतराल है, तब बोलिए 0 और पाई पे क्या होगा? 0 से जब पाई पे जाओगे, 0 से पाई पे जाओगे तो वर्धमान होगा, और π/2 से फिर पाई पे जाओगे तो हार्समान होगा। यानी कि इसमें वर्धमान भी आएंगे और हार्समान भी आएंगे। यानी कहने का मतलब ना तो वर्धमान होगा और ना ही आपका हार्समान होगा। तो हमारा जो 0 से पाई है, उस 0 से पाई पर न तो आपका वर्धमान होगा और न ही आपका हार्समान होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे इस कारण, क्योंकि ये जो अंतराल है ये 0 और पाई के बीच का है ना, 0 और पाई, और 0 π/2 पाई पर वर्धमान होगा, π/2 से, और π/2 से पाई तक आपका हार्समान होगा। तो 0 से π/2 क्या होगा? न तो वर्धमान होगा और न ही हार्समान होगा। अतः फलन न तो वर्धमान होगा और न ही हार्समान होगा। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। इसे नोट्स कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको दिया हुआ है अंतराल ज्ञात करने हैं। आपके क्या ज्ञात करना है? अंतराल। अंतराल किस प्रकार निकालोगे वो देखो आप। और फलन ये है से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान के लिए आपको अंतराल बताना है, और निरंतर
ह्रासमान के लिए आपको क्या बताना है? अंतराल। निरंतर वर्धमान और निरंतर ह्रासमान दोनों के लिए आपको अंतराल बताना है। तब किस प्रकार आप अंतराल निकालते हो? ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है fx, ध्यान से देखना इसे, 2x की क्यूब 3x, ये आपको दिया हुआ है। पहले आप निकालोगे f डैश x, क्या निकालोगे? f डैश x। अवकलन करोगे तो इसका जब आप अवकलन करोगे 2x की क्यूब माइनस 3x, तो f डैश x बराबर x की n का पावर आगे जाएगी तो 3 दूनी 6x और पावर में से 1 माइनस x होगा। ठीक है, ये चेक कर लेना, ये 2 है। आप मैथ में चेक कर लेना, मैथ में चेक करिए क्या यहाँ पे 2 है या 3 है? 2 है मेरे ख्याल से, इसमें ये 2 है। क्वेश्चन में थोड़ा गलत है इस मैथ में, यहां पर ये 3 नहीं है, क्या है यहाँ पर? ये 2 है। ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है इस मैथ में, तो बोलिए यहां पे 2 आया हुआ है और 2 2 जा क्या होगा? 4, 2 दूनी 4x माइनस 3x का अवकलन क्या होगा? 3। ये आपने x निकाला, आपने अवकलन किया। और आप जानते हो जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अंतराल ज्ञात करने हैं तो आपको f डैश x को क्या लेकर चलना होगा? 0। जब आप f डैश को 0 के इक्वल लोगे तभी आप अंतराल यानी कि x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। तो बोलिए 4x माइनस 3, ये -3 लेफ्ट में आके प्लस हो जाएंगे तो 4x इक्वल 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 3/4। ये आपकी x की वैल्यू है। तो इसको 0 जो f डैश x आया है अंतराल निकालने के लिए, उसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालिए, कोई दिक्कत? अब देखिए किस प्रकार अंतर निकालते हैं, ध्यान से देखो। आपने नंबर लाइन पढ़ी है सभी ने, लेफ्ट में होती है नेगेटिव इन्फिनिटी और प्लस में होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और बीच में आपका अंतराल जो आपने x की वैल्यू निकाली वो कितनी आई निकल के? ये है आपकी 3/4, यानी कि 2 अंतराल बनते हैं, एक माइनस 3/2 और एक 3/2 प्लस इन्फिनिटी। तो आप अब यहां पर देखिए ध्यान से सभी, जब देखें अगर आप देखोगे सबसे पहले हमें निकालना निरंतर वर्धमान के लिए, यानी कि जो f डैश x आया है ये प्लस में कब होगा? ऑलवेज। ध्यान से देखो, अगर यह x की वैल्यू आप रखते हो 3/4 और इन्फिनिटी के बीच की कोई भी, बताइए जो 3/4 इन्फिनिटी के बीच की होंगी वो सब कैसी होंगी? प्लस की होंगी, सब प्लस की तो होंगी, और इसमें माइनस की भी आएंगी आपकी। तो ये जो अंतराल आपका आता है निकल के, ये अंतराल, इसमें आप कुछ भी वैल्यू लो, बोलिए यहां पे आप कुछ भी वैल्यू लो, आप चेक कर सकते हो, कोई भी वैल्यू लो आप, क्या होगा? आप मान लो 3/4 और 4 के बीच की आप कोई वैल्यू प्लस की होगी, और यहां प्लस की वैल्यू आप रखोगे, और जब एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये कैसा आएगा? f डैश x आपका प्लस में ही आएगा, धनात्मक आएगा आपका, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ये धनात्मक होगा। क्लियर? तो यानी कि आपका जो अंतराल निकल के आता है वो 3 अंतराल जो होगा 3/4 कॉमा इन्फिनिटी प्लस, इस पे फलन क्या होगा आपका? वृद्धमान होगा। ठीक है, पर फलन निरंतर वर्धमान होगा। ओपन ब्रैकेट लगाना सदैव आपको, ये ओपन खुला ब्रैकेट, तो ये होगा पहला अंतराल वर्धमान के लिए। क्यों? 3/4 और प्लस इन्फिनिटी के बीच कोई भी आप नंबर रखोगे तो ये सदैव क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा इस अंतराल पे। तो इस पे क्या है? निरंतर वर्धमान है। दूसरा है बी में बोलिए हमें निरंतर ह्रासमान देखना है, यानी कि नेगेटिव। देखिए -इन्फिनिटी से और f डैश x 3/4 तक आप कोई भी वैल्यू रखो, ये सब -1, -2, -3, -4,
देखिए जब यहाँ पे आप x के वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस के 4 और माइनस के 3 माइनस के 7, यहां माइनस की कोई भी वैल्यू रखो x की, इनके बीच की माइनस की तो आएंगी आएंगी आएंगी, कोई भी वैल्यू, क्योंकि माइनस से स्टार्ट है, कोई भी वैल्यू रखो आप, तो ये फलन सदैव कैसा आएगा, ऋणात्मक होगा। -2 रख लो, -3 रख लो, -4 रख लो, भाई ये तो माइनस में ही है, ये भी माइनस क्यों आएंगे, तो माइनस के आएंगे आपके f x, ऋणात्मक ही होगा। तो क्या होगा, सदैव 0 से कम होगा। किस अंतराल में, अंतराल -∞ से 3/4 पर फलन निरंतर ह्रासमान होगा। तो ये वो अंतराल है जिस पर आपके फलन ह्रासमान और वर्धमान है। तो इसे नोट्स कीजिए। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक आप इन्हें तैयार करें।